नमस्कार देवभूमि में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। देवभूमि के दंगल में आज बात करेंगे मतगणना जारी, उम्मीदें भारी। उत्तराखंड में आज 25 जनवरी को 100 निकायों के लिए हुए मतदान 2 दिन पहले मतदान की मतगणना जारी है। शुरुआती रुझान आने शुरू हो गए हैं। पोस्टल बैलेट के रुझानों में भाजपा आगे चल रही है। 1 साल के इंतजार के बाद हुए निकाय चुनाव में मतगणना काफी धीमी गति से चल रही है और आपको बता दें कि मतगणना में देर रात तक ही बड़े निकायों के नतीजे आने की संभावना जताई जा रही है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के 11 नगर निगमों में मेयर के 72 प्रत्याशी मैदान में हैं, जबकि नगर पालिका में 89 और नगर पंचायतों में अध्यक्ष के 79 पदों के लिए 4,451। पूरे राज्य में हुए चुनाव में पार्षद वार्ड सदस्य के 1,282 पदों के लिए 4,888 प्रत्याशी मैदान में हैं। आपको बता दें कि मतगणना की तैयारियां एक दिन पहले से चल रही थी और आज सुबह 8 बजे से प्रदेश के 54 मतगणना केंद्रों में वोटों की गिनती की जा रही है। उत्तराखंड के सबसे बड़े नगर निगम देहरादून की बात करें तो यहां 105 टेबल मतगणना के लिए लगाई गई है। मतगणना जारी है। आज इसी पर हम करेंगे चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ में है, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में निकाय चुनाव की मतगणना जारी है। कई जगह प्रत्याशियों के एजेंट आपस में भिड़ते नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड का ये चुनाव कहीं न कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत कई कैबिनेट मंत्रियों और विधायकों की साख से जुड़ा हुआ माना जा रहा है। 2027 में उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव भी होना है। ऐसे में विपक्षी दल इसे विधानसभा चुनाव के सेमीफाइनल के तौर पर देख रहे हैं। निकाय चुनाव में स्टार प्रचारक के रूप में चंद दिनों में सीएम धामी 52 कार्यक्रम कर चुके हैं। वह अपनी जीत के प्रति आश्वस्त दिख रहे हैं और इस बार फिर से प्रदेश के निकायों में ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। पूरे प्रदेश के मतगणना के आंकड़े कल तक ही पूरी तरह साफ होने की संभावना जताई जा रही है। भाजपा विधायक खजान दास के अनुसार पार्टी की जीत सुनिश्चित है। मतगणना में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन देहरादून में जीत भाजपा की होने जा रही है। वहीं भाजपा मेयर प्रत्याशी सौरभ थपलियाल के अनुसार बहुत अच्छा माहौल है। भारतीय जनता पार्टी का मजबूत बोर्ड नगर निगम में बनने जा रहा है। जीत तो सुनिश्चित है। नतीजे देर रात तक आएंगे, क्योंकि मतगणना बैलेट पेपर पे हो रही है और बैलेट पेपर पे बहुत बड़ा टाइम लगता है। बाकायदा अलग पहले छांटना पड़ता है अलग अलग मेयर और पार्षद के, उसके बाद गिनती शुरू होती है और मुझे लगता है कि थोड़ा सा समय लगेगा, परंतु भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित है, ये मैं कहना चाहूँगा। देखिए, शाम तक या देर रात तक नतीजे सारे आ जाएंगे और बहुत अच्छा माहौल है। पार्टी के पक्ष में माहौल है। भारतीय जनता पार्टी का मजबूत निगम बनने जा रहा है। हॉट सीट देहरादून नगर निगम की बात करें तो शुरुआती रुझान में भाजपा के प्रत्याशी सौरभ थपलियाल आगे बताए जा रहे हैं। अंतिम आंकड़े आने में अभी काफी समय लगेगा। पूरे प्रदेश की बात करें तो नगर निगम की सीटों में जहां भाजपा कांग्रेस में ही कड़ी टक्कर देखी जा रही है, लेकिन नगर पालिका और नगर पंचायतों में कई निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी अपनी बढ़त बना रखी है। निकाय चुनाव के इस महापर्व की लगातार अपडेट आ रही है। छोटे निकाय और वार्डों के रिजल्ट जहां सामने आने शुरू हो गए हैं, लेकिन बड़े वार्ड और निकायों के रिजल्ट में काफी समय लगने की संभावना जताई जा रही है। देहरादून से कांग्रेस मेयर प्रत्याशी वीरेंद्र पोखरियाल के अनुसार कल सुबह 3-4 बजे तक फाइनल नतीजे सामने आने की उम्मीद है। उनकी जीत सुनिश्चित है और कांग्रेस अपना बोर्ड नगर निगम में बनाने जा रही है। हाँ, फिलहाल तो संतुष्ट हैं और अभी अंदर गए थे तो जो बॉक्स में से जो मत पेटी में से जो पत्र निकले हैं, तो जो पार्षद के हैं उसमें 4 जो मत पत्र हैं वो कम मिले हैं, मेयर के बराबर है। उसी को लेके बात हुई। फिलहाल उस वाली काउंटिंग को रोक दिया गया और उसे बाद में देखेंगे और मेयर की जो काउंटिंग वो जारी है। अभी अंदर कुछ बहस भी हुई थी, उसी क्या मामला था? मामला यही था कि जो मत पेटी से जब पत्र निकले गए तो उसमें 4 जो है पत्र कम मिले गए हैं उसमें पार्षद के। उसमें सबसे पहले तो मैं जनता को उत्तराखंड की यही बताना चाहती हूँ कि हमारे साथ में लोकतंत्र की जो परसों 23 तारीख को हत्या हुई है इस प्रदेश में इलेक्शंस के दौरान, ये निकाय चुनाव है और हजारों लोगों के वोटर लिस्ट से नाम काटे गए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी सरकार की साजिश है और पूरी जनता को इसका संज्ञान लेना चाहिए। हजारों लोग यहाँ पर वंचित रहे हैं और ये एक खिलवाड़ हुआ है। देखिएगा नतीजे जिस तरह से ये लोग काउंटिंग कर रहे हैं, बहुत स्लो काउंटिंग हो रही है। मुझे लगता है साथ साथ ये लोग 11-12 बजा देंगे
और जीत के लिए तो ये है कि हम लोग आश्वस्त हैं कि इस बार मेरी ही नहीं पूरे उत्तराखंड से कांग्रेस की बाहर चल रही है। कांग्रेस के प्रत्याशी जो है पहले से लगातार बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की एक तो राष्ट्रीय नीतियों से लोग परेशान है, महंगाई है, भ्रष्टाचार और तमाम और जो बेरोजगारी तमाम समस्याओं से परेशान है। और खासकर उत्तराखंड के जो राजधानी है देहरादून के अंदर बहुत नशा है पूरे उत्तराखंड में, जो सूखे नशे चल रहे हैं उससे भी लोग जनता परेशान है। और खासकर मैं अपने क्षेत्र देहरादून की जो मेयर सीट के बारे में बताना चाहता हूँ। इससे पूर्व जो मेयर हमारे रहे हैं दामा जी, उन्होंने क्या क्या गुल खिलाए हैं। भारी अव्यवस्थाओं और आरोप प्रत्यारोप के बीच निकाय चुनाव पूरे होने जा रहे हैं। मतगणना पूरे राज्य के 54 मतगणना केंद्रों पर जारी है। कई सीटों पर प्रत्याशी जीत दर्ज कर चुके हैं। अब देखना होगा कि अंतिम आंकड़े जारी होने तक राष्ट्रीय दलों के साथ निर्दलीय और क्षेत्रीय दलों के कितने प्रत्याशी जीतकर नगर की सरकार बनाएंगे। जनता कहीं न कहीं इन चुनाव से एक नया संदेश जरूर देगी कि वह ट्रिपल इंजन की सरकार से खुश है या नाराज। मतगणना सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में जारी है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। प्रत्याशियों के समर्थक और एजेंट मतगणना केंद्रों पर नजर बनाए हुए हैं। कई मतगणना केंद्रों पर हंगामे की स्थिति भी देखी जा रही है। देखिए रिपोर्ट। और इसी मुद्दे पर आज करेंगे विस्तार से चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में जपेंद्र सिंह जी है, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की ओर से। राजीव चौधरी जी भी थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे, वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी की ओर से। दीपक रावत जी है, केंद्रीय प्रवक्ता है उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से। कुलदीप राणा जी हमारे साथ में है, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत आज के हमारे इस चर्चा में। जपेंद्र जी के साथ में शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई। शुरुआती रुझानों में भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, लेकिन कह रहे हैं कि अंतिम जो नतीजा होगा वो रात तक लगभग मिल सकता है। कितनी उम्मीद है बीजेपी को? निश्चित तौर पर बीजेपी ने शुरू से ही बढ़त बनाई है, और जैसा रुझान नजर आ रहा था वोटिंग वाले दिन भी कि बीजेपी से जो लोगों की आशाएं हैं, उम्मीदें हैं, ठीक है कि कहीं कमियां रह जाती हैं, और हम पहले से ही कहते आए हैं कि जो कमियां रह गई हैं वो बिल्कुल भविष्य में दूर होनी है। और भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो लोगों का भरोसा है आज वो निकलकर सामने आ रहा है, तो हम उस भरोसे का, उस वोट का सम्मान करते हैं और वायदा करते हैं कि भविष्य में उनकी आशाओं के अनुरूप और बढ़ चढ़कर आगे होंगे, और जो कमियां अभी पूर्व में रह गई थी उन्हें बिल्कुल खत्म किया जाएगा। और आगे किसी भी तरह से विकास के कार्यों को लेकर, विकास की चीजों को लेकर किसी भी तरह से शिकायत का मौका दून की जनता को, प्रदेश की जनता को, निकायों की जनता को नहीं दिया जाएगा। ठीक है सर। हमारे साथ में यूके जी की ओर से दीपक रावत जी हैं। दीपक जी, विपक्ष ने पुरजोर कोशिश कर ली, लेकिन कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष मजबूत नजर आ रहा है। शुरुआती रुझानों की हम बात कर रहे हैं, और जब तक जितनी तस्वीरें साफ है उसमें ऐसा क्यों आखिर? विपक्ष को गरिमा तो जी, बहुत थी। जो शुरुआती रुझान आए हैं उसमें काफी हद तक जो आपकी बात है वो थोड़ा बहुत सही साबित होती नजर आ रही है कि जो भारतीय जनता पार्टी है उसको थोड़ा सा बढ़त हासिल है। लेकिन इस जो विपक्ष है, विशेष रूप से उत्तराखंड क्रांति दल, हम जिन जिन जगहों पे हमने अपने प्रत्याशी खड़े करे, चाहे मेयर के लिए या नगर पालिका अध्यक्ष के लिए या पार्षदों के लिए, हमें पूर्णतः ये उम्मीद है कि जनता उन्हें आशीर्वाद जरूर देगी। लेकिन कुछ सीटों पे जिस तरह के रुझान आए हैं उसकी हम समीक्षा कर रहे हैं, समीक्षा अवश्य करेंगे, क्योंकि लगातार अगर हमारे प्रयासों के बावजूद भी जनता का विश्वास जीतने में अगर उत्तराखंड क्रांति दल असफल हो रहा है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं पर कमी हमारी तरफ है। उसको हम ठीक करने की कोशिश करेंगे, भविष्य में उसको और अच्छा सुधारने की कोशिश करेंगे कि जिस विश्वास के साथ जब इस प्रदेश को पृथक राज्य बनाना था, जनता ने हम पर विश्वास किया था, उसी के साथ अब इसके नव निर्माण के लिए और इसके भविष्य को ध्यान में केंद्रित करते हुए हम अपनी योजनाओं में भी बदलाव करेंगे और नीतियों में भी बदलाव करेंगे। हमें निश्चित है कि आने वाले जो भी चुनाव होंगे, जब हम इसकी समीक्षा करेंगे तो हम उन सब पे अपना काम करेंगे और एक अच्छा विकल्प के रूप में इस प्रदेश में साबित होंगे। ठीक है। कुलदीप राणा जी हमारे साथ में लगातार बने हुए वरिष्ठ पत्रकार हैं। कुलदीप जी, विपक्ष ने पुरजोर कोशिश कर ली, लेकिन प्रत्याशियों का जो भाग्य है वो फिलहाल जनता के हाथ में था, और बीजेपी अब तक रुझानों में मजबूत नजर आई है। बहुत सारे आरोप लगे, हम लगातार कई महीनों से इस पर चर्चा कर रहे थे। जब भी जो भी चीज़ें हुई उस पर हमने लगातार चर्चा की। विपक्ष ने कई सारे आरोप लगाए, देर से चुनाव कराने का, चुनाव में डरने का। हमने कितनी बार चर्चाएं की जिनका मुद्दा ये था कि क्या बीजेपी को निकाय से डर लग रहा है, शहरी सरकार से डर लग रहा है, लोगों को संतुष्टि नहीं है कामों से। लेकिन कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें आज दरकिनार होती हुई थोड़ी दिख रही हैं फिलहाल, शुरुआती स्टेज में तो कम से कम।
बिल्कुल गरिमा जी, इस तरह से निकाय चुनाव के जो परिणाम अब आने लगे हैं और जो शुरुआती रुझान थे उसमें हालांकि बीजेपी को आगे बढ़त दिखाई दे रही थी, लेकिन दिन ढलते ढलते जो गिनती है वो अब परिणामों में तब्दील होने लगी है। यहाँ एक चीज जरूर है कि बीजेपी को बढ़त मिली है और वो दिख रही है, उसको अपने संगठन का, क्योंकि बीजेपी का जो संगठन है उसका जो ऑर्गेनाइजेशन सेटअप है वो चुनाव को लेकर के इतना प्रभावी है और वो उसके परिणाम हम अक्सर देखते हैं, चाहे लोकसभा के चुनाव रहे हों या विधानसभा के भी चुनाव रहे हों, ठीक है ना, बीते चुनाव में तो, और वही निकाय चुनाव में भी उस तरीके के परिणाम अब देखने को मिल रहे हैं, ठीक। लेकिन जिस तरीके से यहाँ एक बात और गौर भी करने लायक है कि जहां जहां परिणाम निकल करके आए हैं, कई ऐसे सीट जो जहां पर विधानसभा में भाजपा की सीटें थी वहां कांग्रेस के प्रत्याशी या निर्दलीय प्रत्याशी जीत करके आगे आए हैं, ये भी एक आंकड़ा उभर करके सामने आ रहा है। कई ऐसी सीटें हैं जहां भाजपा के मंत्री जहां से विधायक हैं, उन जगहों पर भी निर्दलीयों की बढ़त देखने को मिल रही है। वो कई जगह पर वो कड़ी टक्कर में है, ठीक है, दोनों राष्ट्रीय दलों को के सापेक्ष। तो ये जो चीजें हैं, अब देखने वाली बात ये होगी कि जब काउंटिंग पूरी होगी उसके बाद जो मत प्रतिशत निकल करके आएगा वो एक बड़ा ही विश्लेषणात्मक मुद्दा रहेगा कि सत्तारूढ़ दल को कितना जनमत प्राप्त हुआ है या विपक्ष को लेकर के जनमत में कितनी वृद्धि हुई है। लेकिन अभी तक के जो शुरुआती रुझान हैं वो ये दिखा रहे हैं कि नंबर 1 की तरफ भाजपा है और नंबर 2 की तरफ कांग्रेसी और निर्दलियों में एक टक्कर यहाँ पर देखने को जरूर मिल रही है, चाहे वो नगर पंचायत की सीट हो या नगर पालिका की सीट हो। अभी नगर निकाय की सीटों का पूरी तरीके से गिनती हुई नहीं है तो उसमें कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन इन दोनों में तो ये अभी स्पष्ट रूप से नजर आने लगा है। ठीक है, जपेंद्र जी का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता राजीव चौधरी जी हमारे साथ में जुड़े हैं, लेकिन अब तक जुड़े नहीं हैं, उनके साथ में भी चर्चा करते तो बेहतर होता। जपेंद्र जी, पोस्टल बैलेट के रुझानों में भाजपा आगे हो गई, लेकिन भाजपा पर आरोप कल भी हम जब चर्चा कर रहे थे तो बहुत सारे लग रहे थे कि एक तो जो अव्यवस्थाओं को लेकर बहुत सारी चीजों को लेकर चर्चा हुई और साथ ही साथ जो लोगों के वोट काटे गए थे। अब विपक्ष जो है अपने आरोप लेकर तैयार होगा। अगर अभी के रुझानों के हिसाब से ही हम देखें, आप कई जगहों पर आगे निकल गए, उसके लिए बधाई भी आपको, लेकिन सर विपक्ष के सवालों का सामना भी करना ही पड़ेगा। गरिमा जी, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है कि भारतीय लोकतंत्र में विपक्ष के पास भी अपने अधिकार हैं और विपक्ष आरोप लगाता है। ठीक है, विपक्ष का काम आरोप लगाना है, लेकिन जो आरोप वास्तव में जनहित से जुड़े हुए हैं, जो प्रदेश के मुद्दे हैं, प्रदेश के विकास से संबंधित चीजें हैं, तो सत्ता पक्ष विशेषकर भाजपा उस पर ध्यान देती है और निरंतर सुझावों और सुधारों की ओर अग्रसर रहती है। विपक्ष का एक अपना अहम रोल है और सत्ता पक्ष का जो काम है, सत्ता पक्ष का जो दायित्व है, सत्ता पक्ष उसे पूरा करता है। ठीक है सर, उन आरोपों को निराधार नहीं कह दिया जाता। ठीक है, ठीक है सर, इस पर हम आपसे विस्तार से और जवाब लेंगे। माफी के साथ आपको यहाँ पर रोक रहे हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों को हम सीधा प्रयागराज लेकर चलते हैं, जहां पर विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री क्या कहना सुन लेते हैं। किया है कि अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम अपने भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। आज आपने देखा होगा कितने लोग अयोध्या जा रहे हैं। मैं एक आंकलन निकाल रहा था, 2016 में अयोध्या में कुल 2,36,000 श्रद्धालु गया था और जब हम लोग 2024 का आंकड़ा देख रहे थे, 2024 में यह संख्या बढ़कर के 12 से 15 करोड़ पहुंच गई। कितना भव्य रूप है। एक नई अयोध्या के दर्शन हो रहे हैं, एक नई काशी के दर्शन हो रहे हैं। प्रयागराज के इस नए कुंभ में भव्य और दिव्य कुंभ का दर्शन हो रहा है। आस्था और आधुनिकता एक साथ दिखाई दे रही है। अविरल और निर्मल गंगा के दर्शन हो रहे हैं।
ये सब इन पूज्य संतों की साधना का परिणाम है, उनके संकल्प का मूर्त रूप है। और उसे मूर्त रूप देने के लिए ही हमारी ऋषि परंपरा ने इस प्रकार के आयोजन, इस समागम हो, कुंभ के देश के 4 स्थानों पर, कभी प्रयागराज में, कभी हरिद्वार में, कभी नासिक त्र्यंबकेश्वर में, कभी उज्जैन में, और इन आयोजनों के माध्यम से हम सनातन धर्म को, इस देश को एक नई दिशा दे सके। भारत के अंदर जन्मी हुई इन सभी उपासना विधियों के लिए एक मंच बनकर के विश्व हिंदू परिषद आगे बढ़ा, चाहे वह सनातन धर्म की परंपरा से, वैदिक परंपरा से जुड़े हुए संतों की परंपरा हो, या फिर बौद्ध परंपरा से जुड़े हुए हमारे बनते और उनसे जुड़े हुए पूज्य संत हो, जैनी परंपरा से जुड़े हो या फिर सिख परंपरा से, उन सबको एक मंच मिल रहा है। वाल्मीकि समुदाय से जुड़े हुए हो या फिर रैदासी परंपरा से जुड़े हुए संत हो या फिर कबीर पंथ की परंपरा से जुड़े हुए, उनका एक मंच बना विश्व हिंदू परिषद। और उस मंच के माध्यम से जब एक साथ होंकार आगे बढ़ी तो देखते ही देखते 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ। अयोध्या में से राम जन्मभूमि पर भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण का कार्य भी आगे बढ़ा। आप याद करिए, 500 वर्षों में हमारी पीढ़ी सबसे सौभाग्यशाली है कि हम अपने इन भौतिक चक्षुओं से अयोध्या का या मूर्त स्वरूप, एक दिव्य अयोध्या का देखने में समर्थ हैं। लेकिन हमारी दर्जनों पीढ़ियां ऐसी थीं जिन्होंने अयोध्या को इस रूप में नहीं देख पाए। उनकी इच्छा थी लेकिन वह पूरी नहीं हो पाई, आज हुई है। हम सब जब अयोध्या के दर्शन करते हैं तो अपने पूर्वजों को भी उसके माध्यम से स्मरण करते हैं, उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हैं। प्रभु राम के श्री चरणों में जब हम लोग नमन करते हैं, केवल अपनी ओर से नहीं करते, अपनी पूरी परंपरा की ओर से करते हैं। और मैंने तो दृश्य भी देखा है, जब 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से संपन्न होता है। सदैव सरसंघ चालक जी भी इस आयोजन में उपस्थित थे। देश का नेतृत्व वर्ग पूज्य संतों के सानिध्य में वहां पे उपस्थित था। लेकिन 23 जनवरी से जब संत श्रद्धालुओं के लिए मंदिर दर्शन के लिए खुला, भीड़ बहुत हो गई थी, अपेक्षा से ज्यादा भीड़ थी। और मुझे वहां व्यवस्था के लिए आना पड़ा था, तब मैं देख रहा था क्या अभिभूत थे लोग। कोई राम मंदिर का पिलर पकड़ करके, कोई जमीन पे लुढ़क करके आंखों से आंसू बहाता हुआ अपने पूर्वजों का स्मरण कर रहा था। यही दिन देखने के लिए तो हमने जीवन जिया था, हमारे पूर्वजों ने जीवन जिया था, आगे बढ़ा था, हमें एक प्रेरणा देकर के चले गए। आज हमें दृश्य देख रहे हैं बहनों और भाइयों, यह दृश्य पूर्वजों के संकल्प से साकार होता है। लेकिन याद रखना, संकल्प को साकार करने के लिए धैर्य भी चाहिए, उस प्रकार का सत्संकल्प भी चाहिए। उतावलापन से सब सिद्धि नहीं होती है। सिद्धि के लिए हमें धैर्य आवश्यक है। सनातन धर्म एक विराट वट वृक्ष है। सनातन धर्म की तुलना किसी झाड़ी से नहीं हो सकती है, याद रखना। बहुत संकीर्ण मानसिकता से हम लोग सनातन धर्म की चर्चा करते समय कभी भी कोई ये बात ना कहे। याद रखना, सिख गुरुओं ने भी इस बात को कहा था। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कहा था, सकल जगत में खालसा पंथ गाजे, जगे धर्म हिंदू सकल भंड भाजे।
गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने इसी धर्म के लिए अपने आप को बलिदान किया था। अपने 4 पुत्रों को इस सनातन धर्म के लिए बलिदान किया था। बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह, बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह इसी सनातन धर्म के लिए शहीद हुए थे। गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने कश्मीर में सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए अपना बलिदान दिया था। प्रयागराज से आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जिनकी ओर से हम बातें कही गई। एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं मतगणना जारी और उम्मीदें भारी। हमारे साथ में खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। रुक कर लेते हैं जपेंद्र जी का एक बार फिर से। जपेंद्र जी, आप अपनी बात को पूरा कर सकते हैं, आपको रोका था हमने। जी, जैसे जैसे मतगणना आगे बढ़ रही है, भारतीय जनता पार्टी की बढ़त बरकरार है। ठीक है, विपक्ष आरोप लगाने का विपक्ष का काम है, विपक्ष के आरोप अपनी जगह हैं, लेकिन जहां विपक्ष के अच्छे सुझाव हैं, जहां जन मुद्दों का विषय आता है, वहां सरकार निरंतर काम कर रही है और भविष्य में भी करेगी। आज विकास को लेकर जिस तरह से उत्तराखंड के अंदर काम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, जनता का भरोसा भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रति है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार से जनता की, आम उत्तराखंड वासी की जो आशाएं हैं, उन आशाओं के अनुरूप अगर भारतीय जनता पार्टी के काम आगे ना बढ़ते तो चुनाव में ये बढ़त संभव ही नहीं थी। तो ये साइन है कि ठीक है, शिकायतें बनी रहती हैं और कुछ शिकायतों को हम जायज भी समझते हैं और उन्हें समय समय पर दूर करने का प्रयास करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रति आम उत्तराखंड वासी का भरोसा, आम वोटर का भरोसा, हम उसका सम्मान करते हैं और उसी सम्मान के दृष्टिगत भविष्य की योजनाओं को अंजाम देके उत्तराखंड को विकास के पायदान पर आगे ले जाने का जो भारतीय जनता पार्टी का निश्चय है, वो निश्चित तौर पर धरातल पर उतरता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है दीपक रावत जी, बहुत सारी कोशिशें की गई, यूकेडी भी बड़ी उम्मीदें लगाकर बैठी थी, लेकिन नतीजे तो फिलहाल ऑपोजिट दिखाई दे रहे हैं। क्या कोई शिकायत है? क्योंकि विपक्ष आमतौर पर ऐसी स्थिति में एक मुद्दा रखता है। गरिमा जी, अब जब आपने मुद्दे की बात करी है तो मैं आपको थोड़ी बहुत जानकारी दे ही दूं इस विषय में। देखिए, काफी हद तक देखिए, जब संविधान में ये व्यवस्था की गई त्रिस्तरीय चुनाव की, इसमें लोकसभा का चुनाव था, विधानसभा का था, फिर निकाय चुनाव में नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत में, तो ये नीचे जो स्थानीय लोग हैं, ये गांव के जो लोग हैं, उन्हें स्वामित्व और स्वाहित्व देने की बात कर रही थी कि वो उनको अधिकार मिले कि वो अपने जो विकास है उसमें अपनी भूमिका निभाएं और स्वयं निर्णय लें। लेकिन जब राज्य के मुखिया मंच से जनता को ये कहे कि आप उदाहरण देकर जनता को ये बताए कि आपका विकास संभव नहीं है यदि आपने उस व्यक्ति को नहीं चुना जिसकी सरकार है, और ये स्वयं उन्होंने एक रैली में बोला है और उदाहरण देकर प्रस्तुत करा है, और सांसद बलूनी जी का नाम लेते हुए बोला है कि हम आपस में चर्चा कर रहे थे। तो इससे बड़े संविधान की उपेक्षा की बात क्या हो सकती है कि राज्य के मुख्यमंत्री अपने दल को, प्रत्याशियों को, उनको मत प्राप्त हो, इसके लिए जनता को ये समझा रहे हैं कि यदि आपको विकास चाहिए तो आप उस व्यक्ति को आगे लाइए जो उसकी सरकार हो, नहीं तो विकास संभव नहीं है। तो विकास की जो नई परिभाषा भारतीय जनता पार्टी इस देवभूमि में गठित कर रही है, और मेरे पास वीडियो है पूरा, मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को आपको दूं, आप अगली बार इसमें विषय रखिएगा कि संविधान की दुहाई और बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी जब इस तरह से संविधान के व्यवस्था की धज्जियां उड़ाती हुई मिलेगी, स्वयं मुख्यमंत्री मन से इस प्रकार से व्याख्या करेंगे और जनता को भड़काने की कोशिश करेंगे, जनता को ये कहूं तो अघोषित धमकी देने की कोशिश करेंगे, तो कहीं ना कहीं पर इस तरह के परिणाम आने ही संभव है, आएंगे।
और अगर इस बात में जरा सो, मैं तो आपको वीडियो भेजूंगा, जब जो वीडियो मेरे पास आए गरिमा जी, मुझे प्रथम ऐसा लगा कि शायद ये वीडियो फेक होगा, लेकिन जिस आते हैं प्रकार जतिन मैं जी, आते हैं, लगातार आपसे सुना, लेते हैं सफाई। हाँ, उस वीडियो को जब सुना तब विषय ये था कि इस प्रदेश का निर्माण आहुतियां इसलिए नहीं दी गई थी कि मंच में मुख्यमंत्री इस प्रकार से जनता को बरकलाने के लिए या धमकाने के लिए ठीक है, अपने पद का अब उपयोग जपेन जी करेगा। जवाब दे रहे हैं, उसको सुन लीजिए। जपेन जी जल्दी से बोलिए, फिर कुलदीप जी के पास जाएंगे। अच्छा ये होता कि यहाँ हमारे केडी के साथी अपने अंदर एक ऐसी भावना लाते और प्रदेश की जनता को ये भरोसा जताने में कामयाब होते कि प्रदेश की जनता अगर यूकेडी के प्रतिनिधियों को चुनेगी, यूकेडी के मेयर को चुनेगी, यूकेडी के प्रत्याशियों को जीत की ओर बढ़ाएगी, तो यूकेडी इस प्रदेश की तस्वीर बदल देगी। लेकिन ना तो ये प्रदेश की जनता को कभी भरोसा दिला सके, ना इन्होंने उस अब भरोसा दीपक जी बीच में नहीं, रुक जाइए। कोई सार्थक प्रयास करे। केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी को कोसना, केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की कमियों को ढूंढना और नहीं ढूंढना तो उसे क्रिएट करना, तो कहीं ना कहीं अपनी इस तरह की राजनीतिक गतिविधियों की वजह से उत्तराखंड के जनमानस में यूकेडी ने जो भरोसा खोया है, अब वो खोया हुआ भरोसा वापस पाना एक असंभव सा नजर आता है। लेकिन ठीक है, हमारी शुभकामनाएं हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जितने भी लोग हैं वो उत्तराखंडी ही हैं, वो उत्तराखंड से ही हैं, वो कई बाहर विदेशों से नहीं आए। ठीक है कि आप अपना भरोसा जनता के अंदर जताने में कामयाब नहीं हो सके, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रति, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के प्रति, भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधियों के प्रति जो आम उत्तराखंड वासी और उत्तराखंड के वोटरों का भरोसा है, हम उस भरोसे का सम्मान करते हैं और उसी उत्तराखंडियत के साथ हम इस प्रदेश को विकास की एक नई दिशा में ले जाने का जो एक सफर शुरू हुआ है वो सफलता से आगे की ओर बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, आप कुलदीप जी का रुख कर लेंगे। कुलदीप राणा जी हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। कुलदीप जी, एक वीडियो का जिक्र होता है, एक बयान का जिक्र होता है, तो उस पर आप जवाब दीजिएगा। और दूसरा ये कि सिर्फ मतपत्रों के माध्यम से जिस तरीके से वोटिंग हुई, तो कहीं ना कहीं इस बार विपक्ष के पास वो ईवीएम वाला रोना भी नहीं है, तो विपक्ष कौन से बहाने देगा अगर विपक्ष हार का सामना करता है तो? देखिए गरिमा जी, पहली बात तो ये है कि जो नगर निगम और नगर निकाय चुनाव होते हैं और नगर पंचायत के भी चुनाव हैं, और इसके अलावा जो पंचायत चुनाव होते हैं वो अभी तक तो मतपत्र के माध्यम से ही होते रहे, क्योंकि अभी भारत में इतने ज्यादा ईवीएम को लेकर के इतना बड़ा ढांचा बन नहीं पाया है ना। तो अभी ये चुनाव तो मतपत्र के माध्यम से ही होते रहे। ये बात सही है कि जो ईवीएम का रोना हमेशा उठता रहता है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट भी उस पर अपना निर्णय दे चुकी है, इलेक्शन कमीशन भी बार बार उसको लेकर के अपनी बात कहता रहा है, लेकिन ये बातें जरूर उठती हैं और विपक्ष इन चीजों को लेकर के जरूर उठाता रहता है। अब जो परिणाम, जिस प्रकार के परिणाम आ रहे हैं, अंततोगत्वा जो परिणाम, जो एक समग्र परिणाम जो आएंगे उसमें कौन कितना आगे है और कौन कितना पीछे है, उसको देखने के बाद ही चीजें निकल पाएंगी। लेकिन ये जरूर है कि कहीं ना कहीं अभी जो परिणाम उभर करके आ रहे हैं उससे यह तो स्पष्ट हो गया है कि जो मतपत्रों को लेकर के और जो ईवीएम को लेकर के जो दुविधा थी वो अब उस तरह की शायद पक्ष या विपक्ष के मन में नहीं रहेगी। ठीक है, हालांकि पूर्ण गिनती के बाद ही आगे बात कही जा सकती है। दूसरी बात यह है कि किस नेता ने क्या बयान दिया, क्योंकि जब आप चुनाव में होते हैं तो सभी राजनीतिक दलों का लक्ष्य जीत हासिल करना होता है, और उस जीत को हासिल करने के लिए जैसा कि चाणक्य ने कहा है कि साम दाम दंड और भेद। ठीक, हालांकि मैं इसमें भाजपा के पक्ष का समर्थन नहीं कर रहा हूं, लेकिन जीत हासिल करने के लिए राजनीति में साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाया जाता है, और भारतीय जनता पार्टी इस मामले में कहीं से पीछे नहीं है। वो प्रयास करती है ताकि वो जीत हासिल की जा सके। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि हमारे राजनीतिक दल उत्तराखंड के जो खासकर विपक्ष में हैं, और उनमें भी यूकेडी को लेकर के मैं ये बात जरूर कहूंगा, क्योंकि यूकेडी को लेकर के चाहे व्यक्ति कोई किसी भी राजनीतिक दल में हो, लेकिन यूकेडी को लेकर के एक अलग सेंटिमेंट है।
वो सेंटिमेंट जो उत्तराखंड आंदोलन को लेकर के है, वो शायद भाजपा के लोगों में भी यूपीडी के प्रति उसे समान होगा, कांग्रेस के लोगों में भी वही भाव होगा, और एक आम आदमी में भी वही भाव है। राजनीतिक रूप से चुनाव में आप उठते हैं वो एक अलग विषय हो जाता है ना, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था है, चुनाव लड़ना है आपने, वो अलग व्यवस्था है, लेकिन वो भाव है, क्योंकि इसी यूपीडी के पीछे तमाम दलों ने खड़े होकर के उत्तराखंड आंदोलन की लड़ाई लड़ी। ठीक है, अब यूपीडी और कांग्रेस के साथ खासकर एक समस्या ये हो गई है, क्योंकि कांग्रेस तो पैन इंडिया पार्टी रही है और एक बड़ा लंबा उसका भारत में कार्यकाल रहा है ना, तो अब जनता के बीच में मुद्दों को लेकर के विश्वसनीयता हासिल करने के मामले में जहां कांग्रेस पिछड़ रही है, वहीं यूकेडी अपना स्थान बना ही नहीं पाई। जो सम्मान उसने उत्तराखंड आंदोलन में अर्जित किया था, वही सम्मान राजनीतिक धरातल पर वो सम्मान वो अर्जित नहीं कर पाई। ऐसा नहीं है कि इस निकाय चुनाव में राज्य में मुद्दे नहीं थे, मुद्दे थे, और जिन प्रत्याशियों ने अपने मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में उन मुद्दों को लेकर के अपनी विश्वसनीयता हासिल की, उनके परिणाम आज हैं। मैं चमोली, अगर सीमांत जनपद चमोली की मैं बात करूं तो वहां कांग्रेस के प्रत्याशी भी जीत के आए हैं, वहां भाजपा के प्रत्याशी भी जीते हैं और वहां निर्दलीय भी जीते हैं। ठीक है, कांग्रेस वहां चमोली जिले में 3 में से 2 सीटें भाजपा, ठीक है, लेकिन जहां कांग्रेस जीती है वहां भाजपा जीते, कांग्रेस ही थे वहां भाजपा ही जीते हैं, और जहां भाजपा ही थे वहां कांग्रेस ही जीते हैं। पिथौरागढ़ मुंशियारी की सीमांत जगह में निर्दलीय के आए। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, जिन लोगों ने अपने मुद्दों को लेकर के और राजनीतिक धरातल पर जनता के बीच में वो विश्वसनीयता हासिल करने का प्रयास किया, ठीक है सर, ठीक, वो जीत करके भी आए। ठीक है, कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं सर, चाहिए उनको भी जोड़ लेते हैं। अभी जुड़ी हैं प्रतिमा जी हमारे साथ में। बहुत स्वागत प्रतिमा जी आपका। प्रतिमा जी, कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूती के साथ में अपनी जीत के दावे कर रही थी, शुरुआती रुझान है, कई सीटों पर नतीजे भी आए हैं, फिलहाल पिछड़ी हुई दिखाई दे रही है, और बहुत सारी वजह थी, बहुत सारे कारण कांग्रेस पार्टी दे रही थी, बड़ी मजबूती के साथ दावे कर रही थी, और अपनी जीत के जब दावे कर रही थी तब भी वजह बता रही थी कि हम क्यों मजबूत हैं, क्योंकि जनता आजिज हो गई है बीजेपी से, आपका कहना था। लेकिन ऐसा मैडम आज नतीजों के दौरान क्यों नजर नहीं आ रहा, कहां कमी रह गई कांग्रेस से? बिल्कुल नहीं, देखिए मैं 2 बातें कहना चाहूंगी। पहली बात तो कि अभी रुझान चल रहे हैं, और अगर मैं देहरादून की बात करूं तो स्थिति अभी पूर्णतः स्पष्ट नहीं है, तो कुछ भी कहना, अगर मैं खुश हूं तो भी ये बहुत जल्दबाजी होगी, और अगर मैं जो है आपसे कुछ और बात करूं तो वो भी बड़ी जल्दबाजी होगी। और दूसरी बात देखिए, हमें जनता ने विपक्ष में बिठाया, और विपक्ष की भूमिका हमने बहुत अच्छे से निभाने की कोशिश की, चाहे वो विधानसभा की मैं बात करूं या निगम की बात करूं। और हर मुद्दे जब सरकार ने अपने जो उनके कर्तव्य हैं, जब सरकार अपने कर्तव्यों से भटकी है, और कांग्रेस पार्टी ने उन्हें अपने कर्तव्यों को याद दिलाने का कार्य किया है। और एक विपक्ष, जब जनता ने हमें विपक्ष में बिठाया है और जनता के हर मुद्दे हमने उठाए हैं। आप अगर निगम की मैं बात करूं कि देखिए, अब जनता के मुद्दे हमने उठाए हैं, अब जनता ने उसे स्वीकार किस रूप में किया है ये एक अलग मुद्दा है। इसको ये नहीं कह सकते कि सफल नहीं हुए हैं हम और ये नहीं हुए। अभी मैं राणा जी की बात को सुन रही थी कि शायद जो मुद्दे हैं वो जनता तक हम पहुंचा नहीं पा रहे। देखिए, कोई भी विपक्षी दल, भाजपा भी विपक्ष में थी तो वो दिन रात सड़कों पर नहीं रह सकती थी, हम भी विपक्षी दल है, हम कोई भी विपक्षी दल दिन रात सड़कों पर नहीं रह सकता। ऐसा कौन सा मुद्दा आप बताइए जो कांग्रेस पार्टी ने नहीं उठाया होगा। निगम की बात रही, निगम में घोटालों से लेकर और जिस तरीके से सड़कों का हाल बेहाल है, स्मार्ट सिटी के नाम पे जो है जनता के साथ छलावा है, और शहर की पेंटिंग के नाम पे जिस तरीके से करप्शन व्याप्त हो रहा है, मैंने पिछली बार भी आपसे यही बातें कही थी। अब ये मुद्दे हैं और ये जनता के ही मुद्दे हैं, क्योंकि ये जो घोटाला होता है, जो भ्रष्टाचार होता है, उसमें सबसे ज्यादा नुकसान आम आदमी को होता है, क्योंकि हमारे और आपका जो टैक्स का पैसा है ये उसकी चोरी होती है। तो ये मुद्दे जनता के बीच में हम लेके गए थे। अगर आप और बड़े मुद्दों की बात करें, ये तो लोकल मुद्दे हैं। और बेरोजगारी, आज युवा बेरोजगार है, युवा परेशान है, माइग्रेशन बहुत बड़ा मुद्दा है, अंकिता भंडारी के साथ इंसाफ नहीं हुआ। तो ये सारे मुद्दों को अगर किसी ने उठाया है तो कांग्रेस पार्टी ने उठाया है, सड़कों सदन में भी उठाया है और सड़कों पे भी उठाने का हमने कार्य किया है। देखिए, जनता बहुत समझदार है, और मुझे लगता है कि जिस तरीके से आगे निर्णय लेंगी, बिल्कुल उसे हम स्वीकार करेंगे।
अगर जनता हम पर अपना आशीर्वाद देगी तो हम उसे भी स्वीकार करेंगे और निगम को एक अच्छा निगम बनाने का प्रयास करेंगे, निकायों को अच्छा निकाय बनाने का प्रयास करेंगे। और जनता अगर हमें नहीं चुनती है तो फिर हम अच्छे विपक्षी भूमिका निभाएंगे। ये तो लोकतंत्र है और लोकतंत्र में हार जीत लगी रहती है। जनसंघ 2 सीटें जब इनके पास थी तो क्या इन्हें पता था कि इनकी जो है 300 सीटें कभी आएंगी? नहीं पता था। तो ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में चीजें कब बदल जाती हैं आपको नहीं। आप आज जनता के, अब आप समझिए 2 महत्वपूर्ण बातें हैं। जब भारतीय जनता पार्टी को ये लगने लगता है कि उनका जो रिपोर्ट कार्ड है वो जनता के समक्ष ऐसा नहीं है कि जनता उन्हें दोबारा चुने, तो ये सांप्रदायिकता का और ध्रुवीकरण का खेल खेलने लगते हैं और ये आपके समक्ष है। इसी निगम इलेक्शन के ड्यूरेशन में कांग्रेस पार्टी ने अपोज करने का कार्य किया, लेकिन इलेक्शन कमीशन तो भाजपा के हाथों की कठपुतली बना बैठा है। आप इलेक्शन ड्यूरेशन में यूसीसी की बात कर रहे हैं, आप इलेक्शन ड्यूरेशन में 370 की बात कर रहे हैं, राम मंदिर की बात कर रहे हैं, आपने जो है मदरसों पे ऑडिटिंग की बात कर दी। और ये सारी बातें भाजपा को इसलिए करनी पड़ी क्योंकि भाजपा को पता है कि उसने जो काम किए हैं वो उससे जनता खुश नहीं है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को संकल्प पत्र लॉन्च करने के बाद राम मंदिर का जिक्र करना पड़ा, 370 का जिक्र करना पड़ा। तो ये देखिए भाजपा के मन में भी उनकी हार बिल्कुल कहीं ना कहीं दिखाई दे रही थी, तभी इतने लंबे चौड़े स्टार प्रचारकों की सूची भी जारी की थी। ये जनता है, जनार्दन है और हमें लगता है कि पेशेंस के साथ जो है पूरा का पूरा जो निर्णय है उसको आने का इंतजार करने देना है। और बहुत कांग्रेस जो है, हमें पूरा विश्वास है कि पिछली बार से बहुत अच्छा करने का हम कार्य करेंगे और नेक टू हर वार्ड से लेकर के मेयर प्रत्याशी तक में नेक टू नेक है। जो है मैं वहीं से आ रही हूँ, अभी मुझे 10 मिनट भी नहीं हुआ है काउंटिंग रूम से, काउंटिंग जहां हो रही है वहां से घर पहुंचे हुए। तो नेक टू नेक फाइट है और अभी कुछ भी कहना बेकार है। और मैंने जैसा पहले भी कहा, जनता अगर हमें विपक्ष में बिठाने का कार्य करेगी तो उसको भी हम स्वीकार करेंगे, इसमें कोई कुछ बोलने की बात नहीं है। और रही बात हल्लो, आप देखिए, चाहे भी मैं राणा जी को सुन रही थी, चाहे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हो, देखिए जब व्यक्ति जीतता है ना, देखिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब जीतती है तो उस व्यक्ति को बड़ा लगता है कि जो है मैंने बहुत अच्छे काम किए हैं, शायद इसलिए मैं जीत रहा हूं। या देखिए कई बार ऐसा होता है कि जनता के सामने जो अहम मुद्दे होते हैं ना, नेशनल मुद्दे, और जब सांप्रदायिकता की बात आती है तो एक ऐसी चीज है जिसके आगे जनता सब कुछ भूल जाती है और इसमें भारतीय जनता पार्टी बहुत माहिर है। लेकिन कई बार और हर बार और बार बार में तो बहुत अंतर है ना, और मुझे लगता है ये बार बार हो रहा है कांग्रेस पार्टी के लिए। कांग्रेस पार्टी को इस पर विचार करना चाहिए था। हम तो पहले से कहते हैं, आप भी तब ये कह रहे थे कि ये चुनाव कोई लोकसभा का चुनाव थोड़ी है जो राष्ट्रीय मुद्दे, राष्ट्रीय राजनीति हावी हो जाएगी। ये तो शहरी सरकार चुनी जा रही है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। पहले भी आपने मुझसे ये बात कही है, बिल्कुल। और देखिए बिल्कुल मंथन करने की मैंने हमेशा, देखिए मैं उन लोगों में से हूँ, उन प्रवक्ताओं में से कि मैं अपनी बात बहुत सीधे तौर पे रखती हूँ। मुझे कुछ छुपाने की आवश्यकता नहीं होती। मंथन की आवश्यकता है, बिल्कुल आवश्यकता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मंथन का मतलब ये नहीं है कि हमने जनता के मुद्दे नहीं उठाए। कुछ कमियां हो सकती हैं, बट कोई ये कह दे, सिरे से निकाल दे कि कांग्रेस पार्टी जनता के मुद्दे नहीं उठाए, तो मुझे लगता है ये सही नहीं है। अगर जनता ने हमें अपना प्यार, देखिए जनता के मुद्दे उठाने की बात तब होती है मैडम, मुझे लगता है जब कोई सत्ता में होता है। विपक्ष में बैठकर आप जनता के मुद्दे क्या, आप अपने पार्टी के लिए काम करते रहते हो, आप अपनी आप लोगों की बात उठाते हो, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें अपना हित होता है हर दल के लिए। जो बाई इलेक्शन हुए, अगर एक बात बताइए, जनता के मन में हमारे लिए आती हूँ जपेन जी, आती हूँ उसके बाद। तो बाई इलेक्शन जो 2 हुए थे, बद्रीनाथ हो गया, मंगलौर हो गया, उसमें जनता ने हमें प्यार दिया या नहीं? बस वही स्थिति हुई। उसके बाद केदारनाथ हुआ उपचुनाव, उसमें भी हमने देख लिया ना। बद्रीनाथ मंगलौर छोड़ दीजिए तो कहां पर कांग्रेस पार्टी मजबूत स्टैंड करती हुई नजर आई? कहीं पर भी नहीं। निकाय से कांग्रेस को आशा थी, लेकिन निकाय में भी स्थितियां बिगड़ गई। प्रतिभा जी क्या वजह? अच्छा ठीक है, मैं बस एक छोटा सा सवाल, जपेन जी, प्रतिभा जी थोड़ी देर के लिए जुड़िए, इसलिए मैं चाहती हूँ उनसे हम पहले सवाल जवाब कर लें, फिर आप हमारे साथ में प्लीज, और इसके बाद आप सुन भी लीजिए, उसका जवाब आप दीजिएगा। प्रतिभा जी आपके पास में मैं आऊंगी, एक छोटे सा ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मचाएगा, चल लौटेंगे, छोटा सा ब्रेक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। विश्व के सबसे बड़े सांस्कृतिक समागम महाकुंभ प्रयागराज में अग्नि सुरक्षा के लिए 24 घंटे सतर्क और तत्पर है उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा बल।
आप भी रहें जागरूक। कुकिंग गैस में अच्छी गुणवत्ता वाले LPG पाइप और रेगुलेटर का प्रयोग करें। रसोई घर का निर्माण टीन शेड में करें। उपयोग के बाद रेगुलेटर नॉब से गैस सप्लाई बंद करें। LPG गैस की गंध आने पर तुरंत रेगुलेटर व गैस स्टोव बंद करें। टेंट में LPG गैस और ज्वलनशील पदार्थ का उपयोग न करें। शिविरों में मानक के अनुरूप बिजली के कार्य कराएं। उच्च रेटिंग वाले MCB ESCB का प्रयोग करें। सर्किट, बल्ब, ट्यूबलाइट के मध्य कम से कम 15 सेंटीमीटर की दूरी सुनिश्चित करें। अपना कर यह आसान उपाय महाकुंभ को बनाए सुरक्षा का पर्याय। स्वच्छ, सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित महाकुंभ 2025 प्रयागराज। महक सिल्वर पान मसाला, वाह! महक सिल्वर, मेरा दिल पर। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। प्रतिमा जी का ही रुख कर लेते एक बार फिर से। एक छोटा सा सवाल प्रतिमा जी, कांग्रेस पार्टी, ठीक है अभी आपने कहा नेक टू नेक फाइट हो रही है, लेकिन उसके लिए मुझे लगता है कि तस्वीरें बहुत हद तक साफ हो रही हैं, भले आप स्वीकार मत कीजिए, लेकिन प्रतिमा जी एक पल को मान लेते हैं क्योंकि जिस राह पर चीजें दिख रही हैं उस पर आपको मानना ही पड़ेगा ऐसा लग रहा है। और दूसरा ये कि अगर हार होती है तो कांग्रेस पार्टी किन चीजों को जिम्मेदार मानेगी, क्या कमियां हैं? मंथन होता रहेगा, आप विचार विमर्श करते रहिएगा, लेकिन प्राथमिक स्तर पर क्या लग रहा है, क्या कमियां रह गई कांग्रेस पार्टी से जो सामना करना पड़ रहा है इन परिस्थितियों का? देखिए, आपने बिल्कुल सही सवाल किया है गरिमा जी। और अगर ऐसा होता है कि हमें जो है जनता अपना आशीर्वाद नहीं देती, मैंने हमेशा ये बात कहती हूँ, रात भी दोहरा रही हूँ कि बिल्कुल मैंने अभी भी बोला था कि मंथन की आवश्यकता है और बहुत सारे मुद्दों पे मंथन की आवश्यकता है। सबसे बड़ी जो आवश्यकता है वो है हमें संगठन की मजबूती पे काम करना, और उसको मैं नहीं, उसको पार्टी का हर व्यक्ति कह रहा है। और इस पे चलिए बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है बहुत कम कांग्रेस पार्टी के ये प्रवक्ता हैं जो स्क्रीन पर बैठकर स्वीकार करते हैं कि संगठन की मजबूती होनी चाहिए, क्योंकि मैडम देखिए प्रवक्ता होने के नाते प्रवक्ता बनकर जो कोई भी बैठेगा ना, उसके लिए सबसे पहले प्राथमिकता हम समझते हैं ये होती है कि पार्टी के पक्ष में, पार्टी के समर्थन में ही सारे शब्द बोलने हैं, लेकिन ये स्वीकार करना भी चाहिए कि दल में कमजोरी है। बहुत अच्छी बात है, मुझे अच्छा लगा। आमतौर पर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता इस बात को स्वीकार ही नहीं करते, जो ही सबसे बड़ा नुकसान उनके लिए होता है। चलिए ठीक है, जपेन जी कुछ कह रहे हैं मैम, उनको जोड़ लेते हैं। 10 सेकंड दूंगी आपसे, 10 सेकंड। देखिए ये राहुल गांधी जी की भी बात है, राहुल गांधी जी ने भी हर बार ये बात बोली है कि अगर हम किसी चुनाव में या किसी भी चुनाव में अगर हम पीछे रह रहे हैं तो ऑफकोर्स उसकी वजह यही होगी कि हमें शायद संगठन में कुछ और मजबूती प्रदान करने की जरूरत है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसे मेरा नेता भी कहता रहता है। तो मुझे लगता है कि ये बोलने में मुझे कोई गुरेज नहीं है यहाँ पर कि हाँ बिल्कुल हमें संगठन को मजबूत करने की जरूरत है, क्योंकि हमारा जो कैंडिडेट, मेयर कैंडिडेट जिनकी मैं बात करूं, लेकिन प्रतिमा जी एक बात ये भी है कि चलिए बहुत अच्छी बात आपने स्वीकार किया, मैंने उसकी सराहना भी की, लेकिन मैडम आपकी पार्टी में बड़े नेताओं की ओर से ऐसे स्टेप्स दिखते नहीं हैं। करण माहरा, हरीश रावत सब अलग अलग गुट हैं और गुटबाजी हर चुनाव में आपको ले डूबती है और उस पर कुछ होता नहीं है, ये भी स्वीकार कीजिए। राहुल गांधी जी कुछ कह रहे हैं वो अच्छी बात है, राहुल गांधी जी राष्ट्रीय राजनीति में व्यस्त हैं, आप उत्तराखंड पर विचार विमर्श करिए, शायद बेहतर होंगी चीजें, है ना। चलिए ठीक है मैम, आपके पास में लौटेंगे, जपेन जी को जोड़ लेते, बहुत कम वक्त है, प्लीज प्रतिमा जी। जपेन जी आप कुछ कह रहे थे प्रतिभा जी के जवाब में ही। जी ने एक और सच स्वीकार करा कि राम मंदिर से और सनातन से तकलीफ कांग्रेस को जितनी है शायद उतनी तकलीफ कांग्रेस को अपने घर की लड़ाई से भी नहीं है जितनी तकलीफ सनातन के आगे अभी सनातन पर नहीं, गलत बात है जपेन जी, आप चर्चा को कहीं और नहीं ले जा सकते, आप रहिए, लेकिन सनातन और राम मंदिर ये सब कहाँ से आ गया सर? तो मुझे बोलना पड़ता है, नहीं जपेन जी
चित्रकूट से आप जपेंद्र जी बिल्कुल गलत बात है। ठीक है प्रतिमा जी, मैं रोक रही हूँ। प्रतिमा जी मैं रोक रही हूँ। आप राम मंदिर का श्रेय लेने जाते हैं, लेकिन राम मंदिर कोर्ट के आदेश से बना है। ठीक है प्रतिमा जी हो गया। देखिए ऐसे सब लोग बोलेंगे तो आवाज नहीं आती है। प्रतिमा जी प्लीज। जपेन जी आप बोलिए। स्वीकार भी कर लेते। प्रतिमा जी शांत हो जाइए। प्रतिमा जी आपको आवाज मिल रही है हमारी? प्रतिमा जी प्लीज, मैंने रोका ना। प्रतिमा जी ऐसे आप समय व्यर्थ कर रही हैं हमारा। ठीक है प्रतिमा जी को म्यूट कर दीजिए प्लीज। बोलिए आप मैम, प्लीज मैम, समय बहुत कम है, क्लोजिंग टाइम है, सुन लीजिए। मैंने रोका मैम, सबकी प्रतिक्रिया जरूरी है। जपेन जी जल्दी से बोलिए। और बिल्कुल गलत बात है जपेन जी, आप राम मंदिर सनातन पर आए, चर्चा निकाय पर है, कहां से कहां आप चले आते, बाद में कहते राजनीति करते राम पर। स्वीकार करते हैं। जब भारतीय जनता पार्टी की आलोचना विपक्ष करता है तो हम शहर से स्वीकार करते हैं। अरे तो वो एक्सेप्ट कर रही हैं। हर बार ये चीज नहीं चलती। चले ठीक है। कुलदीप जी को सुनते हैं जल्दी से। कुलदीप जी बहुत कम वक्त है, बस आधे मिनट में अपनी बात को पूरा कीजिएगा। जपेन जी हो गया। कुलदीप जी सबसे बड़ी बात, प्रतिमा जी ने बड़ा बड़प्पन दिखाया और ये बात स्वीकार की कि हमें अपने संगठन को मजबूती देनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं दबे शब्दों में वो ये भी कह रही कि आपने बिल्कुल ठीक सवाल पूछा कि अगर हम हार स्वीकार करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। कांग्रेस स्वीकार कर चुकी है, क्या आपको लग रहा है वर्तमान की स्थितियों को देखते हुए अभी फिलहाल? देखिए अभी तो मैं ये कहूंगा कि हमें थोड़ा इंतजार और करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जो परिणाम निकल करके आए हैं वो अभी छोटी नगर पंचायत, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों का निकल करके आए हैं और अभी बड़े स्तर पर परिणाम आने बाकी। ठीक है। दूसरी चीज ये है कि ये जो चुनाव परिणाम है ये कहीं ना कहीं सत्ता के भी और विपक्ष की भी और ग्राउंड पर जो उनकी वर्किंग है उसको परिलक्षित करेगा ये चुनाव परिणाम। ठीक, क्योंकि जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जहां भाजपा है वहां कांग्रेस जीत करके आ रही है, ठीक है, वहां निर्दलीय जीत करके आ रहे हैं और अगर निर्दलीय बढ़ रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं दोनों को सजग होना पड़ेगा कि दोनों के प्रति अविश्वास जो पैदा हो रहा है, ठीक है ना, खासकर तब जब हम राजनीति में ये सुनते आए हैं और खासकर सत्ताधारी दल जब ये बात कहता है कि डबल इंजन की सरकार के बाद ट्रिपल इंजन की सरकार, ठीक है ना, तो ऐसे में ये जरूर देखना होगा। और दूसरी चीज ये भी है गरिमा जी कि जिस प्रकार से नगर पालिका, नगर पंचायतों के जो रिजल्ट आए हैं उसके बाद जो पार्षदों के आए हैं उसमें एक बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल। देखिए अभी कुलदीप जी अब बस थोड़ा इंतजार, जैसे आपने कहा कि मुझे लगता है थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। माफी के साथ आपको रोक रहे हैं, वक्त की बहुत कमी है, हमें अपने चर्चा को यहीं पर रोकना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में आने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। देवभूमि के दंगल में आज निकाय के नतीजों का वक्त आ चुका है और थोड़ा सा और इंतजार, जिसके बाद तस्वीर साफ हो जाएगी। इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।